समय की बात है। एक गांव में मनोज नाम का एक नारियल का व्यापारी रहता था। उसके खुद के अपने नारियल के खेत भी थे। वो अपने खेतों से नारियल तोड़ता और उन्हें गांव-गांव, शहर-शहर जाकर बेचा करता था। वो बहुत मेहनती था। वो अपने पेड़ों का बहुत ध्यान रखता था और अपने पेड़ों को अपने बच्चों की तरह मानता था। एक दिन उसके बेटे बंटू ने उससे पूछा, पापा पापा, आप इन नारियल के पेड़ों का इतना ध्यान क्यों रखते हैं? बेटा, ये नारियल के पेड़ ही हमारे सब कुछ हैं। अगर हम इनका ध्यान रखेंगे तो ये भी हमारा ध्यान रखेंगे। एक बात हमेशा याद रखना, इन पेड़ों को कभी नुकसान मत पहुंचाना। समय आने पर ये तुम्हारी मदद भी करेंगे। अच्छा पापा। समय बीतता गया। मनोज का काम काफी अच्छा चल रहा था। मनोज का परिवार अच्छे से और खुशी से रह रहा था। उसका बेटा बंटू अब कॉलेज में पढ़ने लगा था। एक दिन गांव में बहुत तेज आंधी और तूफान आया। मनोज अपने खेतों में देखने के लिए गया कि पेड़ों को लेकिन एक कमजोर पेड़ अचानक से टूटकर उसकी पीठ पर आ गिरा, जिसके कारण मनोज उस पेड़ के नीचे दब गया। ये देखकर बाकी वहां खड़े हुए किसान उसकी मदद के लिए आए और उन्होंने पेड़ को हटाकर मनोज को हॉस्पिटल में भर्ती किया। वहां डॉक्टर ने मनोज की पत्नी और बंटू से कहा, देखिए, इनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई है, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके लिए कम से कम 2 लाख रुपए लगेंगे। आप लोग पैसों की ये बात सुनकर मनोज की पत्नी और बंटू बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन बंटू डॉक्टर से कहता है, मैं अपने पापा को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा, कहीं से भी 2 लाख रुपए लाकर तैयारी कीजिए। ऐसा कहकर बंटू दुखी मन से अपने नारियल के खेतों में जाता है और बड़े गुस्से और दुखी होकर उन नारियल के पेड़ों से कहता है, ऐ नारियल के पेड़ों, मेरे पापा ने हमेशा तुम्हारा ध्यान रखा था, लेकिन तुमने उन्हें आज इस हालत में पहुंचा दिया कि उनकी मौत भी हो सकती है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तभी उसे अचानक एक आवाज सुनाई देती है, बेटा, तुम्हारे पिता ने कई सालों से हमारा ख्याल रखा है। एक पेड़ आंधी की वजह से कमजोर हो गया था, जिस कारण वह मनोज पर गिर गया। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। क्या कहा? मेरी मदद? तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? बंटू के ऐसा कहते ही वहाँ पे तरह तरह की आवाजें आने लगी। बंटू ये देखकर हैरान हो गया कि वहाँ जितने भी पेड़ थे वो कई गुना बढ़ चुके थे और उनमें से नारियल गिरने लगे, कच्चे नारियल और पक्के नारियल, दोनों तरह के नारियल। तो उस पेड़ ने फिर से बंटू से कहा, तुम यह नारियल बाजार में बेचो और अपने पिता के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दो। पेड़ों को कई गुना बड़ा देखकर और उनसे नारियल गिरता देखकर बंटू समझ जाता है कि अपनी गाड़ी लेकर आता है और वहां गिरे हुए सारे नारियल उनमें भरने लगता है और वो तुरंत शहर के बाजार जाकर सारे नारियल बेच देता है। और बंटू खेतों से तब तक नारियल ले जाकर बेचता रहता है जब तक कि उसके पास ऑपरेशन के पैसे पूरे नहीं हो जाते। वो तुरंत हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर को पैसे देता है और डॉक्टर उसके पिता का ऑपरेशन करके उन्हें ठीक कर देते हैं। और मनोज ठीक होने के बाद बंटू और अपनी पत्नी के साथ उन खेतों में आकर नारियल के पेड़ों का धन्यवाद करता है और पेड़ भी हिलकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। फनी साइकिल देसी जुगाड़। एक गांव में चंदू नाम का एक कबाड़ी रहता था। वो गांव-गांव, गली-गली जाकर कबाड़ इकट्ठा किया करता था। कबाड़े, पुराने खाली बर्तन, अखबार, पेपर, रद्दी, कबाड़े। चंदू पैदल ही बोरी लेकर घूम कर कबाड़ इकट्ठा किया करता था और अधिक कबाड़ होने पर वो एक रिक्शा किराए पर लेकर अपनी दुकान तक कबाड़ लाया करता था, जिसके कारण उसकी आधी कमाई तो कबाड़ का किराया देने में ही निकल जाया करती थी। भी कोई साइकिल या रिक्शा होता तो कबाड़ लाने का किराया ना देना पड़ता, मेरे वो पैसे भी बच जाते। लेकिन लाऊं कहाँ से? मेरे पास इतने पैसे भी तो नहीं है जो मैं खरीद सकूं। अगले दिन जब चंदू कबाड़ लेने के लिए गली में पहुंचा तो एक औरत ने उससे पूछा, अरे ओ भैया कबाड़ी वाले, ये देखो जरा, मेरे पास एक पुरानी साइकिल पड़ी है, क्या दाम लगाओगे इसका? हाँ मैडम जी, बिल्कुल ले लूँगा, दिखाइए तो जरा। वो औरत उसको एक पुरानी साइकिल दिखाती है। उस साइकिल का फ्रेम बिल्कुल ठीक था और टायर के रिम भी थे, लेकिन उस पर बैठने के लिए सीट नहीं थी। साइकिल देखकर चंदू उनसे कहता है, मैडम जी, ये तो बहुत पुरानी है, मैं तो इसके 50 रुपए ही दूंगा। 50? नहीं, ये तो बहुत ही कम है। अच्छा चलो 70 लगा लो।
मैडम जी ना आपकी ना मेरी चलो 60 रुपए में नक्की करो। और चंदू 60 रुपए देकर वो पुरानी साइकिल लेकर अपने घर आ जाता है। अगले दिन चंदू जब फिर से कबाड़ लेने जाता है, कबाड़े, रद्दी, पेपर, पुराना लोहा, कबाड़े। साहब बताइए। अरे भाई मेरे ऑफिस का कुछ पुराना सामान है, लोगे क्या? अरे जी साहब जरूर ले लूंगा। वो आदमी उसको अपने ऑफिस की पुरानी मेज और कुर्सी बेचता है। कुर्सी देखकर चंदू खुश हो जाता है। वो एक रिवॉल्विंग चेयर थी जिसका नीचे का हिस्सा टूट चुका था। चंदू उस आदमी को पैसे देकर वो सारा सामान लेकर घर आ जाता है और उस रिवॉल्विंग चेयर का ऊपर का हिस्सा अपनी साइकिल में लगा देता है। अब उसकी साइकिल देखने में एक फनी देसी साइकिल लग रही थी, जो नीचे से साइकिल और उसमें बड़े बड़े टायर के रिम और ऊपर बैठने के लिए एक ऑफिस रिवॉल्विंग चेयर लगी हुई थी। चंदू साइकिल में कबाड़ रखने की भी जगह बना लेता है और अगले दिन अपनी फनी देसी साइकिल में बैठकर कबाड़ लेने के लिए निकल पड़ता है। कबाड़े, रद्दी, पेपर, कबाड़े। सभी लोग उसकी साइकिल देखकर हंसने लगते हैं। एक आदमी उससे कहता है, अबे चंदू कबाड़ी ये क्या बना दिया तूने? अरे साहब क्या करें, पैसे तो है नहीं, ये जुगाड़ है जुगाड़। और चंदू आवाजें लगाते हुए अपने फनी देसी साइकिल जुगाड़ में आगे निकल जाता है। कबाड़े, रद्दी, पेपर, लोहा, कबाड़े। अब चंदू को सभी गांव वाले फनी देसी साइकिल जुगाड़ कबाड़ी वाले के नाम से जानने लगते हैं। रात का सूरज। सूरत गांव था। वहाँ के लोग बहुत ही मेहनती किसान थे और अपने खेतों में दिन रात काम किया करते थे। चंद्रपुर के लोग मेहनती होने के साथ साथ बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे। वे लोग गांव के मंदिर में नित्य नियम से पूजा किया करते थे ताकि उनकी फसलें बहुत अच्छी हों। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक गांव के पंडित ने गांव वालों से कहा, अरे गांव वालों, देखो मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ कि तुम लोग आज से सूर्य देवता की पूजा अर्चना शुरू करो। देव ही हैं जो हमें रोशनी देते हैं। जी पंडित जी, हम ऐसा ही करेंगे। चंद्रपुर के सभी लोगों ने सूर्य देवता की पूजा करनी शुरू कर दी और वो लोग अपने इष्ट देव चंद्रदेव को भूल गए, क्योंकि चंद्रपुर का नाम तो चंद्र देवता के नाम पर ही पड़ा था। पूरे गांव में अपनी अधिक पूजा होती देखकर ऊपर आकाश में सूर्यदेव बहुत ही प्रसन्न हो गए और अपनी पूजा ना होती देखकर चंद्रपुर से चंद्र देवता नाराज हो गए। सूर्य देवता के खुश होने के कारण बहुत अधिक गर्मी पड़ने लगी और चंद्रदेव के नाराज होने के कारण रात को बिल्कुल अंधेरा होने लगा। इसीलिए जो किसान रात को खेतों में काम करते थे उन्हें बहुत ही दिक्कत होने लगी और अधिक गर्मी पड़ने के कारण उनकी सारी फसलें खराब होने लगी। ये देखकर वे समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। हे प्रभु, हमारी फसलें तो अच्छी होने की जगह और ही खराब हो रही है। हाँ भैया, मैं भी यही सोच रहा हूँ। कल रात खेत में पानी देने गया तो इतना अंधेरा था कि मैं दूसरे के खेत में पानी लगाया आया और सुबह उससे मेरा झगड़ा हो गया। हाँ भैया, सही कहते हो। अगर गांव में सरपंच जी होते तो कोई उपाय सुझाते। पता नहीं वो अपनी ट्रेनिंग से कब वापस आएंगे। अभी गांव वाले बात ही कर रहे थे, तभी गांव के सरपंच जो एक सरकारी ट्रेनिंग से शहर गए हुए थे वापस आ गए और गांव वालों को परेशान देखकर उन्होंने पूछा, क्या हुआ, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? गांव वालों ने उन्हें सारी बात बताई। अच्छा, तो ये सब उस पंडित का किया धरा है। उसने अपने जरा से फायदे के लिए तुम लोगों को गलत सलाह दी, चंद्रदेव की पूजा की और साथ में सूर्य देवता की भी पूजा की और उनसे माफी मांगी और अब आकाश में दोनों देवता प्रसन्न हो गए थे और गांव में फिर से अच्छी फसलें होने लगी और चारों तरफ खुशहाली छा गई। वो रहता था, वो बड़ा ही कुख्यात चोर था। शहर के सभी लोग उससे परेशान थे। पुलिस भी उससे काफी परेशान थी। एक दिन ऐसे ही जब चंदू एक सुनार की दुकान में चोरी करके भाग रहा था, तभी पुलिस उसके पीछे पड़ गई और वो पुलिस से बचता हुआ शहर के बाहर आ गया और हाईवे पर भागने में कामयाब हो गया। अरे बाप रे, बड़ी मुश्किल चल के देखता हूँ, बाहर किसी गांव में छुपता हूँ। चंदू हाईवे पर आगे बढ़ जाता है और इधर पुलिस एक बार फिर मायूस होकर वापस लौट जाती है।
शाम होते होते चंदू शेरपुर गांव के बाहर पहुंच जाता है। हाईवे से उसे देखने में गांव बहुत अच्छा लगता है। ये ठीक रहेगा, ये कोई गांव लगता है। आज रात इसी गांव में कहीं छुप जाता हूँ, कल सुबह देखा जाएगा। गांव में घुसते ही उसे बांसों का एक झुरमुट दिखाई देता है। वो अपनी बाइक को बांसों के झुरमुट में छुपाकर वापस आ जाता है और कुछ खाने की तलाश में गांव के बाजार में जाता है और वहां पर लोगों को बात करते हुए सुनता है। अरे भाई कालू, क्या हुआ? तेरी बकरी का कुछ पता चला क्या? अरे नहीं भैया, कहाँ पता चला, अंदर ढूंढते ढूंढते थक गए हैं। लगता है बांस के झुरमुट वाला शैतान उसे खा गया होगा। नमस्कार, ये आप किस शैतान की बात कर रहे हैं? अरे बेटा, वो गांव के बाहर जो बांसों का झुरमुट है ना, वहाँ पे एक शैतान है। जो भी वहाँ जाता है वो वापस नहीं आता कभी। हाँ, तुम भी देखना, जरा ध्यान से जाना गांव के बाहर। चंदू खाने का सामान लेकर वापस बांसों के झुरमुट के पास आकर छुप जाता है और वहाँ देखने लगता है कि वहाँ कोई शैतान तो नहीं है। तभी अचानक उसका पैर एक गड्ढे में पड़ जाता है और चंदू सीधा एक गुफा के अंदर आ जाता है। चंदू अपना मोबाइल निकाल कर टॉर्च जलाता है तो देखकर हैरान हो जाता है और जिसे लोग शैतान समझ रहे थे वो बांसों से झुरमुट के आने वाली आवाज थी। और इन बांसों के झुरमुट के नीचे कोई पुराना कमरा था। गांव वालों के पशु उसी गड्ढे में गिरकर गायब हो जाते थे और गांव वाले इसे शैतान का कारण समझते थे। ये देखकर चलो अच्छा है, मुझे तो छुपने की जगह मिल गई। अब चंदू उसी रहस्यमय बांस की सुरंग को अपना पक्का ठिकाना बना लेता है और चोरी करके वहां छुप जाता है। वो जानता था कि उस तरफ कोई गांव वाला नहीं आएगा। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन जब इंस्पेक्टर विनय कुमार चंदू की तलाश करते करते गांव वालों से पूछताछ करते हैं, तभी उन्हें उस बांसों के झुरमुट वाले शैतान का पता चलता है और वो अपनी पुलिस की टीम के साथ वहां आकर छानबीन करते हैं और चंदू को उसी बांस के रहस्यमय गुफा में पकड़ लेते हैं। और इस तरह गांव वालों को भी रहस्यमय बांस की गुफा का राज पता चल जाता है और वो लोग अपनी बेवकूफ़ी पर बड़े शर्मिंदा होते हैं। और पुलिस रामचंद्र शोलापुर गांव में रहता था। शहर में नौकरी छूट जाने के बाद वो घर में खाली बैठा रहता था। उससे कहा, अजी मैं कहती हूँ कब तक ऐसे ही घर में बैठे रहोगे? जब तक नौकरी नहीं है तब तक गली मोहल्ले में जाकर ठेला ही लगा लो। से उसने साइकिल पर खाने पीने का सामान रखने का जुगाड़ बना लिया। छोले कुलचे बनाकर ले जाकर गांव में बेचने लगा। छोले कुलचे ले लो, गर्मा गर्म छोले कुलचे ले लो, स्वादिष्ट मसाले वाले छोले कुलचे ले लो। रामचंद्र के बनाए हुए छोले कुलचे बहुत ही स्वादिष्ट थे। रामचंद्र दिल का बहुत ही नेक इंसान थे, से ही छोले कुलचे बाकी बचे थे। तभी उसकी नजर एक कोने पर भूखे बैठे बच्चों पर पड़ी और उसने अपने बाकी सारे छोले कुलचे उन बच्चों को खिला दिए और घर वापस आ गया। तो उसने देखा कि क्योंकि उसने आधे छोले कुलचे तो मुफ्त में बच्चों को खिला दिए थे। ये देखकर उसकी बीवी उस पर बहुत गुस्सा हुई। हाय राम, बड़े आए दानवीर करण, 4 पैसे कमाए नहीं कि सब कुछ बांट कर आ गए। तुमने जरा भी नहीं सोचा? अरे कोई बात नहीं विमला, भूखे बच्चे थे, खिला दिए तो क्या हुआ। अगले दिन रामचंद्र ने बहुत ही स्वादिष्ट बर्गर बनाए और उन्हें बेचने शहर के लिए निकल पड़ा। बर्गर ले लो, स्वादिष्ट बर्गर ले लो। रामचंद्र के बनाए बर्गर भी बहुत ही स्वादिष्ट थे। रामचंद्र से कहा, बेटा बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दोगे क्या? हाँ हाँ महाराज, आइए आइए, ये बर्गर खाइए। रामचंद्र ने एक बर्गर साधु को खाने को दिया, लेकिन साधु देखते ही देखते उसके बाकी सारे बचे बर्गर खा गया। रामचंद्र ये देखकर हैरान रह गया, लेकिन साधु ने बर्गर खाने के बाद रामचंद्र से कहा, बच्चा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मांगो क्या मांगते हो? महाराज मांगने को रहा ही क्या है, बस अब मैं सोचता हूँ कि घर जाकर अपनी बीवी का सामना कैसे करूँगा। बस बच्चा इतनी सी बात, तो जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारी बीवी के मुंह से जो भी पहले शब्द निकलेंगे वो सच हो जाएंगे। अरे महाराज ये क्या आशीर्वाद दे दिया आपने, चलो ठीक है। रामचंद्र अपने घर वापस आ गया और उसने विमला को सारी बात बताई। रामचंद्र की बात सुनकर विमला ने गुस्से में कहा, तुम नहीं सुधरोगे। घर में बर्गर का पेड़ लगा है क्या, जो सारे के सारे बर्गर मुफ्त में खिला कर आ गए हो?
रामचंद्र ने अपनी बीवी के मुंह से ऐसा सुनकर मन ही मन सोचा, काश इसकी बातें सच हो जाए। और ऐसा ही हुआ। वे दोनों जैसे ही घर से बाहर आए तो देखकर हैरान रह गए। उनके आंगन में सच में बरगद का पेड़ लगा था, एक ऐसा पेड़ जिस पर बरगद लटके हुए थे। रामचंद्र ने मन ही मन साधु का धन्यवाद किया और वहां से बरगद तोड़कर बेचने के लिए निकल पड़ा। पेड़ के बरगद बहुत सूखा मिलता उसे भी बरगद खिलाया करता था। अच्छी आमदनी होता देखकर विमला और इस तरह बरगद के पेड़ के कारण दोनों की किस्मत बदल गई।